सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर, एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बता दीजिए आप। तो एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बता दीजिए। कल बताया नहीं था कि जितना मास डिफेक्ट होगा उसमें 931.5 से मल्टीप्लाई कर लो। सर वो समझ नहीं आया कैसे आया था। कोई भी जो न्यूक्लियस है उसमें मान लो कि जेड प्रोटॉन है और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। और उस न्यूक्लियस का जो मास है वो कैपिटल एम का है। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। तो उस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान कितना मास की कमी आई उसको आप बोलोगे मास डिफेक्ट, ठीक है। तो मास डिफेक्ट अगर आप लिखना चाहोगे डेल्टा एम से, मान लो कि उसको लिख रहे हो, तो जेड मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो हो गया उस कॉन्स्टिट्यूएंट का मास जो कि उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। यस। और जबकि न्यूक्लियस का मास केवल m का है तो इतना मास में कमी आई ना, कितने की कमी आई। और ये सारी अगर आपने एएमयू में लिख रखा है, एटॉमिक मास यूनिट में सारी चीजें लिखी हैं, तो आपको मालूम है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है ना। तो एनर्जी उसमें yes. कितनी इवॉल्व होगी? एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ये हो जाएगा मास डिफेक्ट जो आपने पाया, यानी कि Z मास ऑफ प्रोटॉन माइनस n प्लस मास n मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का m मल्टीप्लाइड बाय 931.5। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो होगी वो इवॉल्व होगी। और जितनी उस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में एनर्जी इवॉल्व हुई है, एटलीस्ट उतनी ही एनर्जी आपको देनी पड़ेगी अगर उस न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ना चाहते हैं तो, ठीक है। यानी कि वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी भी लिखनी है तो यही लिखा जाए, जेड मास ऑफ प्रोटॉन माइनस एन मास प्लस एन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अगर आप उस न्यूक्लियस को दोगे, then this particular nucleus will disintegrate into its constituent particles। ठीक है भाई? यस सर। क्लियर हो गया आप? ये अभी भी प्रॉब्लम है? सर हो गया क्लियर। ओके। ध्यान में रखिएगा कि इधर में मास आपका न्यूक्लियस का मास है, अक्सर करके जो मास में डिफेक्ट आता है वो अगर कंसिडरेबली हाई है तो ऐसे केस में आप एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग भी मास लिख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट एक्चुअल में क्या करना होगा, एटॉमिक मास अगर दिया है तो उसमें से Z इलेक्ट्रॉन के मास को आपको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो न्यूक्लियस का मास मिलेगा, ठीक है। कल हम लोग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, बताया गया आपको कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है,
इस तीनों कॉम्बिनेशन के लिए आइडेंटिकल होता है। जब सेपरेशन 0.8 फेमेंटोमीटर साइज रेंज का है तो वो पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मिनिमा की पोजीशन है। उससे दूरी ज्यादा होगी न्यूक्लियन के बीच की तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा, उससे कम होगा तो ये रिपल्सिव नेचर का होगा। और अप्रोक्सीमेटली 10 फेमेंटोमीटर या उससे बड़ा जैसे ही सेपरेशन हुआ, फेमेंटोमीटर तो समझ रहे हैं ना, 10⁻⁻15 है ना? यस सर। तो इसको फर्मी भी बोलते हैं, हाँ ठीक है ना? इसी को 10 फर्मी भी बोलेंगे, ठीक है? तो 10 फेमेंटोमीटर या 10 फर्मी दोनों का मतलब सेम है, दोनों चीजें आपको ध्यान में रखो। इससे बड़ी जहां सेपरेशन हुई ये इट बिकम्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल स्मॉल। और इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सारे न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो सेम होती है, ठीक है ना? अगर ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता हमारा न्यूक्लियर फोर्स तो जैसे जैसे मास नंबर बड़ा होता जाता वैसे वैसे उसकी डेंसिटी जो होती वो बड़ी होती जाती, ठीक है ना? क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर वाले पार्टिकल्स पे जो है वो ज्यादा लगता है ना, तो वैसे केस में आपको मिलता क्या कि जो डेंसिटी होती वो बढ़ती जाती। लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स होने के कारण जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है दैट इज सेम फॉर स्मॉलर न्यूक्लियस और लार्जर न्यूक्लियस, ठीक है? डेंसिटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियस आर सेम, ठीक है? और इस वजह से न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो आपको मिलता है कि ये मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है ना, डेंसिटी का सेम होने के कारण। और ये तकरीबन होती कितनी है, ये तकरीबन आपको 2.29 इंटू 10⁻17 के आसपास का मिलता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना? बहुत बड़ा डेंसिटी है, समझ जाओ। आपको मालूम है कि वाटर की डेंसिटी कितनी है भाई? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का है और इसकी डेंसिटी 10⁻17 के रेंज की आपको मिल रही है ना। तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है दैट इज मच लार्जर, है ना? यस और जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है तो यहाँ पे साइज ऑफ द न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस में जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है इट कैन बी रिटन एज आर नॉट इंटू मास नंबर टू द पावर 1/3, ठीक है? ए जो है यहाँ पे मास नंबर है ऑफ दैट न्यूक्लियस, ठीक है? और आर नॉट की जो वैल्यू है ये जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफ्रैक्शन का, तो जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करके आप अपने न्यूक्लियस के साइज के बारे में ऑब्जर्वेशन बना रहे होते हैं तो इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 1.2 इंटू 10⁻⁻15। और न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से जब आप इस साइज के बारे में या उसके डिफ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग आप इस साइज के बारे में ऑब्जर्वेशन बनाते हैं तो ये 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मिलता है। बट आप इसी को कोट करिएगा, इसी के करस्पॉन्डिंग वर्कआउट करिएगा, ठीक है? आर नॉट की वैल्यू, ठीक है? क्योंकि आप है क्या, आर नोट है क्या? आर नॉट जो है वो आप ऐसे मान लो कि जिसका एटॉमिक मास 1 है उसका रेडियस है। ओके ठीक है? यस ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो पाया गया कि आर नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 1.2
इसी को आप कोट करिएगा 1.2। वैसे जब कभी भी आपको जहाँ इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी रहने की संभावना रहती है तो वहां पे आपको वैल्यू दे दी जाती है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर नॉट, या रेशियो के टर्म में आ जाता है तो वहां पे आर नॉट का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे दे दिया कि एल्यूमिनियम का रेडियस इतना है तो आयरन का बताओ, है ना। तो मास नंबर दोनों का आप मालूम है, रेशियो कर दोगे वहां से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है भाई, Yes. Yes. तो ये न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट सभी की सेम होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और उसका कारण क्या है वो आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन जिसकी आपने बात करी है उसका शॉर्ट रेंज का फोर्स होना, दैट इज द बेसिक cause फॉर द न्यूक्लियर डेंसिटी टू बी सेम फॉर ईच एंड एवरी न्यूक्लियस, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। क्लियर? Yes. Yes, sir. साथ में हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि जैसे जैसे मास नंबर बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के होने पे स्टेबिलिटी आती है ना। एक ग्राफ आपको बनाया था कि ये इस तरीके से n इक्वल्स टू पी का अगर ग्राफ बना रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिसमें बराबर है, तो आपको मिलता है कि इस तरीके का वो एक रीजन होगा। इस रीजन में पड़ने वाले जो भी हमारे न्यूक्लियस होंगे दे आर फाउंड टू बी स्टेबल। इधर में न्यूट्रॉन की संख्या है, इधर में प्रोटॉन की संख्या है ना। न्यूट्रॉन की संख्या एक लेवल से ज्यादा हो जाती है तो भी जो है वो अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन की संख्या एक लेवल से कम हो जाती है तो भी अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है। अक्सर करके जो न्यूक्लियस साइज में बड़ा होता है, यानी कि जिसका मास नंबर बड़ा है, उसके लिए आपको बताया गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन ज्यादा होने पे उसके स्टेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना। क्योंकि देखो कि n बराबर p वाला ये लाइन है, इधर में जो भी हमारे न्यूक्लियस आएंगे बड़े मास नंबर के आएंगे दे आर अनस्टेबल, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है ना। न्यूट्रॉन की संख्या जब ज्यादा है तो उसके स्टेबल होने की संभावना जो है ज्यादा मिलती है। कारण क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का फोर्स है वो तो लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो अगर एक बड़ा न्यूक्लियस है तो इसमें यहाँ पे जो प्रोटॉन है और यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये तो आपस में रिपल्सन ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में न्यूक्लियर अट्रैक्शन वाला फोर्स नहीं है। हाँ, बहुत छोटा है ना, है भी तो बहुत छोटा है। ठीक है भाई। तो अगर इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन, तो ऐसे केस में न्यूट्रॉन्स तो केवल अट्रैक्टिव फोर्स ऑफर कर सकेंगे ना भाई, वो तो रिपल्सन ऑफर करेंगे नहीं क्योंकि दे आर चार्जलेस, वो तो चार्जलेस है ना भाई। तो Yes, आपको yes. मिलेगा कि इस न्यूक्लियस के स्टेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है। तो लार्जर साइज के जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होने पे वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस। अब आते हैं ये अनस्टेबल न्यूक्लियस की बात करते हैं। अब कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है वो अगर अनस्टेबल हो गया तो उसके अनस्टेबल होने के दो कारण हो सकते हैं, है ना। एक तो उसके साइज का बड़ा होना, और दूसरा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो में इम्बैलेंस होना। ये दोनों कारण की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है। और जब कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो तीन तरीके के रेडिएशन को इमिट करता हुआ वो स्टेबिलिटी को पाने का प्रयास करता है, जिसके बारे में
सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन बनाया था वो हेनरी बैक्वेरेल ने। हेनरी बैक्वेरेल ये रेडियो एक्टिविटी के खोज करता है ना। रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिना है इसको ऑब्जर्व किया था किसने? हेनरी बैक्वेरेल ने। हाँ, और रेडियो एक्टिविटी का जो खोज है इसका भी अगर आप देखोगे तो जो हिस्ट्री अगर आप इसकी पढ़ोगे तो ये भी खोज जो है वो बाई एक्सीडेंट ही है ना। जी सर। ये हेनरी बैक्वेरेल एक एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे। जैसे आपको मालूम है कि जब आप किसी मेटल के ऊपर जो है हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं तो वहां से एक्सरे निकलती है ना। ये यस सर। हाँ? तो इसका उल्टा अगर सोचिए कि मान लो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इम्पेंज कराते हैं सुटेबल मटेरियल पे, तो वहां से भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होने चाहिए। तो इसी तरीके का वो एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करने के लिए यूरेनियम का जो है वो ब्लॉक लिए थे और उसके करस्पॉन्डिंग वो एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करना चाहते थे कि देखें कि सनलाइट में हम उसको अगर प्लेस करते हैं, क्योंकि यूरेनियम फास्फोरेसेंट जो है वो एलिमेंट है। हाँ, तो सनलाइट में अगर हम उसको प्लेस करते हैं तो वहां से हमारे इलेक्ट्रॉन के इमिशन की ऑब्जर्वेशन बनती है कि नहीं। और उस ऑब्जर्वेशन को पाने के लिए उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म को लिया था जिसपे फॉगिंग अगर आ रही है तो माना जा सकता है कि देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर गोइंग टू बी इमिटेड। लेकिन सौभाग्य देखिए कि जब ये एक्सपेरिमेंटेशन की शुरुआत करना चाह रहे थे उस समय जो है वो पूरा बारिश वाला दिन हो गया और कई दिनों तक सनलाइट के जो है वो दर्शन नहीं हुए। हाँ? और एक सौभाग्य था कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जो यूरेनियम का ओर लिया था उसको एक कागज में रैप करके एक फोटोग्राफिक फिल्म के साथ ही अपने ड्रॉअर में उन्होंने रख दिया था। ठीक। एज यूजुअल उनकी सोच थी कि वहां पे जो है कोई रेडिएशन निकलना नहीं चाहिए क्योंकि इसको एक्सपोजर तो मिला नहीं रेडिएशन का, है ना भाई। यस सर। तो वो पर्टिकुलर फिल्म जो है वो फॉग्ड नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वहां से रेडिएशन कोई इमिट नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने एक्सपेरिमेंटेशन के पहले सोचा क्या कि उस फिल्म को जो है वो डेवलप करके देखें। तो जब डेवलप किया उन्होंने उस पर्टिकुलर फिल्म को, जो फोटोग्राफिक फिल्म था, तो ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि वहां पे फॉगिंग जो है वो, और वो भी इंटेंस फॉगिंग जो है वो ऑब्जर्व करी गई। तब वो इसका दूसरा जो है कारण खोजने का प्रयास करिए और उसमें उन्होंने पाया कि कई सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि अनस्टेबिलिटी के कारण जो है कुछ रेडिएशंस जो है वो इमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमिना है इसका जो है वो खोज हुआ। ठीक है भाई। यस सर। अब रेडियो एक्टिविटी की जो फिनोमिना है उसमें जो हमारे पार्टिकल हैं जो इमिट होते हैं वो एक तो अल्फा डीके कहलाता है भाई। अल्फा डीके, अल्फा डीके कौन सा जो है वो न्यूक्लियस शो करेगा? जिस न्यूक्लियस के साइज के बड़े होने के कारण वो अनस्टेबल होता है। व्हेन न्यूक्लियस इज अनस्टेबल ड्यू टू लार्जर साइज, then
to reduce its size, it emits अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो कि है बेसिकली 2He4 ना, हीलियम न्यूक्लियस। यस सर। टू रिड्यूस इट्स हाइट इट इमिट्स अल्फा पार्टिकल। वो अल्फा पार्टिकल को जो है वो इमिट करता है, जिससे कि उसका साइज छोटा हो जाए और ये जो डिसरप्शन का फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण, वो फोर्स को डोमिनेट कर जाए इलेक्ट्रो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन का फोर्स है। जा रहे? हाँ सही है फिर तो। सही क्या है, मुझे क्लास में ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हो गया वो फिनोमेना जिसको आप अल्फा डीके के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हो। जब साइज न्यूक्लियस का बड़ा है और उसके कारण वो अनस्टेबल हो रहा है, तो वो अपने साइज को रिड्यूस करने का प्रयास करेगा, जिससे कि ये डिसरप्शन का जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स को डोमिनेट कर जाए न्यूक्लियर इंटरेक्शन का फोर्स, और उसके इन्फ्लुएंस में उसकी स्टेबिलिटी आ जाए। क्लियर है बात? जी सर। यस Yes, सर। यस। अब अपने साइज को रिड्यूस करने के करस्पॉन्डिंग अगर आप एनर्जी के आधार पे इसको सोचो, तो आपके पास जानकारी क्या है कि ऐसा पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल है, तो अनस्टेबिलिटी में एक कारण उसके एनर्जी लेवल का भी ज्यादा होना है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो एनर्जी को भी जो है वो रिड्यूस करना चाहेगा। और कल का आपको एक ग्राफ बनाया था हमने, जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच का ग्राफ बनाते हैं मास नंबर के साथ, तो आपको क्या मिला था कि जो 4 छोटे न्यूक्लियस है उसमें 2He4 जो है इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट इज वेरी लार्ज। ठीक है, यस सर। यस तो सर। जब ये हीलियम का न्यूक्लियस हमारे उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस से इमिट होगा, तो एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस विल रिड्यूस लार्जर, है ना, ज्यादा घटेगा, है ना। तो इस वजह से जो है ये पर्टिकुलर जो न्यूक्लियस होते हैं वो साइज में बड़े होने पे जब न्यूक्लियस को इमिट करते हुए स्टेबल होने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो हीलियम पार्टिकल को यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस को, जिसे अल्फा पार्टिकल कहते हैं, उनको इमिट करते हुए स्टेबिलिटी को पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई। यस सर। तो अगर मान लो कि कोई एक हमारा एलिमेंट है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर है जेड और जिसका मास नंबर है ए, और ये अल्फा डीके को जाता है ना, अल्फा डीके को जाएगा तो हीलियम का न्यूक्लियस निकलेगा। तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसमें प्रोटॉन की संख्या 2 कम हो जाएगी और मास नंबर में 4 की कमी आएगी। तो जो नया एलिमेंट बनेगा वाई दैट हैज एटॉमिक नंबर Z-2 और जो मास नंबर होगा A-4 प्लस 2He4 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये हमारे Yes, sir. पर्टिकुलर न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग जो है आपके पास ऑब्जर्वेशन बनेगा कि दिस विल बी द न्यूक्लियर रिएक्शन विच इज गोइंग टू अकर व्हेन अल्फा डीके इज परफॉर्म्ड बाय दैट न्यूक्लियस, है ना। यानी कि अल्फा sir. डीके होगा तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी, मास नंबर में 4 की कमी आएगी। क्लियर है? हाँ, ये इंफॉर्मेशन। Yes, sir. ठीक है। सर। और इस पर्टिकुलर फिनोमेना में कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी उसको अगर हमको जानना है, तो इस न्यूक्लियर फिनोमेना में कितना मास डिफेक्ट आता है उसको लिखा जाए। मास डिफेक्ट कितना होगा भाई? तो न्यूक्लियर मास ऑफ जेड एक्स ए माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ Z-2 YA-4
माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ 2He4, है ना? इतना मास का डिफेक्ट आया इस फिनोमिना में। यस सर। हेलो, ठीक है ना? ये हमारा पेरेंट एलिमेंट हो गया, ये पेरेंट न्यूक्लियस का मास, और ये जो डॉटर न्यूक्लियस बना और जो हीलियम का न्यूक्लियस बना उसके मास, इसका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द मास डिफेक्ट इन दिस फिनोमिना। यस सर। कैपिटल एम से जो है हम न्यूक्लियर मास को लिख रहे हैं, है ना, जहां भी लिखेंगे आगे। और स्मॉल एम से हम एटॉमिक मास को लिखते हैं, है ना। हम लिख रहे हैं मतलब, ठीक है, हम सिंबल बना लें। अब मान लो कि हमको तो प्रॉब्लम में जो है वो एटॉमिक मास ही जनरली गिवन रहता है, तो अगर हमको पेरेंट का एटॉमिक मास लिखना है तो एटॉमिक मास ऑफ एक्स, इसमें से क्या करना पड़ेगा, जेड मास ऑफ प्रोटॉन हमको घटाना पड़ेगा, तो ये हमको पेरेंट का न्यूक्लियर मास मिलेगा। बोलो तो भाई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना? हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन। अब मास वाई यानी कि डॉटर जो न्यूक्लियस मिला इसमें से Z-2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे तो इसका न्यूक्लियर मास हो गया, माइनस मास ऑफ हीलियम एटम, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का मास घटाएंगे तो ये डॉटर में जो 2 न्यूक्लियस बने उसका मास का इंफॉर्मेशन हो गया। दिस विल बी द मास डिफेक्ट। अब देखो तो जेड इलेक्ट्रॉन का मास और इधर में जेड इलेक्ट्रॉन का मास ऐड हुआ, इधर में जेड सब्ट्रैक्ट हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो मास डिफेक्ट है वो सीधे सीधे एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग भी आप लिख सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस माइनस एटॉमिक मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस माइनस एटॉमिक मास ऑफ हीलियम का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द मास डिफेक्ट इन दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फिनोमिना। क्लियर? यस सर। किसी भी न्यूक्लियर फिनोमिना में जो एनर्जी इवॉल्व होती है उसको हम क्यू वैल्यू फॉर दैट रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो क्यू वैल्यू का मतलब हो गया, जब भी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू बताओ, तो उस न्यूक्लियर फिनोमिना का क्यू वैल्यू मतलब जो एनर्जी इवॉल्व हुआ वो क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट जो कि पेरेंट एटम का मास माइनस डॉटर एटम का मास माइनस हीलियम का मास मल्टीप्लाइड बाई 931.5, अगर सारे आपने एटॉमिक मास यूनिट में लिखा है तो ये हमारी इस पर्टिकुलर फिनोमिना की क्यू वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? Yes. यस सर। अब ये जो एनर्जी इवॉल्व होगी वो उसका पार्ट जो एनर्जी होगी दैट विल बी shared by the helium nucleus and part energy will be shared by the daughter nucleus। और आपको मालूम है कि इस फिनोमिना में जो है लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई करें तो जो काइनेटिक एनर्जी शेयर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल होगा, आपको मालूम है कि अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो डॉटर न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, छोटा है ना। अल्फा का मास जो है वो डॉटर न्यूक्लियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यस सर। ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा कि जो मेजर काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी पोजेस्ड बाय द हीलियम। मोमेंटम का कंजर्वेशन तो होल्ड रहेगा बट मेजर पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी शेयर्ड बाय द हीलियम
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम अगर कभी आपसे पूछा जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यूज करके आप लिखना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी शेयर्ड बाय हीलियम, ये हो जाएगा, हीलियम को जगह पे अल्फा पार्टिकल लिख दे रहे हैं, अल्फा पार्टिकल के अल्फा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस का 4 डिवीजन में ए मल्टीप्लाइड बाई क्यू वैल्यू, ठीक है ना। जिसका मास जितना छोटा होगा उस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल में काइनेटिक एनर्जी उसके द्वारा उतनी ही ज्यादा शेयर करी जाएगी। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द एलिमेंट है, यानी कि डाटा न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, उसको क्यू वैल्यू के बराबर करके सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मूला हो गया जो ध्यान में रखना है ना। इसमें क्यू वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है वो आपके पास इधर में तरीका मालूम है। तो कितना अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर फिनोमिना में रखेगा, वो आपकी ये इंफॉर्मेशन होगी। रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी शेयर्ड बाय द डाटा न्यूक्लियस, तो वो रिक्वायर करेगा डाटा न्यूक्लियस और उसकी एनर्जी पूछा जाएगा तो 4/A इंटू क्यू वैल्यू लिख लेंगे, है ना। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाटा न्यूक्लियस के डी मान लो कि कर दे रहे हैं तो 4/A क्यू वैल्यू, ठीक है। तो इतनी एनर्जी डाटा न्यूक्लियस की होगी, रेस्ट जो एनर्जी होगी दैट विल बी फॉर अल्फा पार्टिकल। क्लियर है बात भाई, ये फिनोमेना। Yes, sir. हाँ, अब आइए बात करते हैं दूसरा जो डिके है, दैट इज द बीटा डिके। जब पर्टिकुलर किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है उसमें जब इम्बैलेंस आता है तो वहां पे बीटा डिके होता है, ठीक है। ड्यू टू इम्बैलेंस इन रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, अनस्टेबिलिटी अगर एग्जिस्टेंस में आती है, इफ अनस्टेबिलिटी is due to imbalance in the ratio of neutron and proton, then there is बीटा डीके, वहां पे बीटा डीके हो, ठीक है। और ये बीटा डीके जो है वो 3 तरीके का होता है ना। एक को बोलते हैं आप बीटा निगेटिव डीके, बीटा निगेटिव लिखने की जगह बीटा माइनस लिख देते हैं, बीटा निगेटिव हो गया ये डीके। मोस्टली आप इसी को बीटा डीके कह देते हैं, लेकिन केवल ये निगेटिव डीके ही नहीं होता है, बीटा पॉजिटिव डीके भी होता है, ठीक है ना। बीटा निगेटिव डीके का मतलब क्या है, जब किसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के संख्या के ज्यादा होने के कारण वो अनस्टेबल होता है ना। व्हेन न्यूक्लियस इज अनस्टेबल ड्यू टू larger number of neutrons,
देन बीटा निगेटिव डीके होगा। ठीक है, जब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ तो वो वहां पे क्या होगा, फिनोमेना बीटा निगेटिव डीके होगा। और इस डीके के फिनोमेना में होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन टूटता है, एक प्रोटॉन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक और एलिमेंट्री पार्टिकल बनता है जिसको क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, है ना। ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और इसको क्या बोलते हैं, एंटी एंटी न्यूट्रॉन। न्यूट्रल। एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो न्यूट्रॉन टूटा, प्रोटॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना और एंटी न्यूट्रिनो बना। ये प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं, ये आउटसाइड न्यूक्लियस जाते हैं। आउटसाइड न्यूक्लियस और ये इनसाइड न्यूक्लियस, ये विद इन न्यूक्लियस हो जाता है। तो अब इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा, एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, है ना, यस सर। और एक Yes, sir. न्यूट्रॉन की संख्या घट गई। तो मास नंबर तो एज इट इज रहा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम है मास नंबर। तो मास नंबर एज इट इज रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा जब भी ये फिनोमेना होगी। क्लियर है। Yes, sir. तो मान लो कि कोई एलिमेंट है एक्स, ये बीटा निगेटिव डीके को जा रहा है, जेड एक्स ए से आपने इसका रिप्रेजेंटेशन करा है, बीटा निगेटिव डीके हो रहा है इसका। तो इसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, एक दूसरा एलिमेंट बन गया, वाई से नाम दे दिया क्योंकि एलिमेंट बदल गया तो सिंबल भी वाई बदल दिया हमने। एक्स वाई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, कोई एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन बना और ये न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो बना, ये न्यूक्लियस के बाहर गए ये दोनों। और यही जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इसी को हम लोग बीटा पार्टिकल के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, यही बीटा पार्टिकल है। तो बीटा पार्टिकल बेसिकली जो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से न्यूक्लियस से निकलते हैं। क्लियर है। Yes, sir. यस सर। सर एंटी न्यूट्रिनो है क्या? एंटी न्यूट्रिनो भी बेटा एक एलिमेंट्री पार्टिकल ही है ना। और इस पार्टिकल के बारे में जो जानकारी है वो इस फिनोमेना के ऑब्जर्व करने के बहुत सालों तक नहीं बन पाई थी, है ना। कारण क्या है कि ये जो पार्टिकल है वो इसका रेस्ट मास 0 है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली भी न्यूट्रल है, तो ये किसी तरीके का जो है वो इंटरेक्शन नहीं शो करता है। और जो भी आपका सब एटॉमिक रीजन में आप जाते हैं तो कोई पार्टिकल या कुछ वहां से निकला, इसका ऑब्जर्वेशन जो है हम देख के तो कर नहीं पाते, किसी ना किसी फिनोमिना से ही हम उसका ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, है ना। यस सर। कोई ना कोई फिनोमिना होती है, उसी से ये ऑब्जर्वेशन बनता है कि हाँ वहां से कुछ इमिट हुआ, कुछ निकला, कुछ बना। ठीक है ना, क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि इनको विजुअलाइज नहीं किया जा सकता। इवन कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा लें तो भी ये दिखेंगे नहीं, है ना। तो किसी न किसी फिनोमिना के द्वारा ही हम इसका वहां पे एग्जिस्टेंस है कि नहीं उसके बारे में ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। तो इसके बारे में ऑब्जर्वेशन
के पीछे जो सबसे स्ट्रांग लॉजिक था वो ये था कि जैसे मान लो ये हमारा कोई एक पेरेंट न्यूक्लियस है और ये बीटा पार्टिकल को यानी कि इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में इमिट कर रहा है, इधर में बीटा पार्टिकल निकला, तो लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो डॉटर न्यूक्लियस है इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करना चाहिए। Yes, sir. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के करेस्पॉन्डिंग डॉटर न्यूक्लियस जो बना उसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल करना चाहिए, तभी तो मोमेंटम कंजर्व रह पाएगा। जब जीरो था वो जीरो तभी मेंटेन हो पाएगा, यस है ना? सर। Yes, sir. लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व किया गया कि कोई भी ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में यानी कि बीटा पार्टिकल इस डायरेक्शन में इमिट कर रहा है तो जस्ट अपोजिट रिकॉइल करने की जगह पे किसी दूसरे डायरेक्शन में ये रिकॉइल कर रहा है, ठीक है ना? किसी दूसरे sir. डायरेक्शन में ये रिकॉइल कर रहा है तो और ऐसा कोई पार्टिकल वहां से निकल रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन भी नहीं बन पा रहा था, कोई ऐसी फिजिकल फिनोमिना और नहीं दिख रही थी एक्सेप्ट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जिससे कि ये देखा जा सके कि कुछ और भी निकला है साथ में, है ना? तो साइंटिस्टों में बड़े जो है वो वापो की स्थिति थी और इवन की कई लोगों के विचार ऐसे भी बने कि हो सकता है कि जब हम न्यूक्लियर साइज रेंज में जाते हैं तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट होता हो, है ना? कई लोगों का ऐसा भी ऑब्जर्वेशन बना, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे उनको ये चीज गले के नीचे नहीं उतरती थी कि भाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट होना चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसा कोई पार्टिकल वहां से निकलता हुआ दिख ही नहीं रहा था। दिखने से मेरा मतलब कोई फिनोमिना के थ्रू ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा था, इसलिए कोई क्लियर कट कॉन्सेप्शन नहीं बन पा रहा था कि एक्चुअल में हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझें, ठीक है? इस ऑब्जर्वेशन के बहुत दिनों के बाद, है ना, 50 साल 50 इयर्स भी गुजर गए होंगे जहाँ पे ये फिनोमिना ऑब्जर्व करी गई थी, उसके बाद ये ऐसा पार्टिकल जो है वो निकल रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन बना। और वो बना कैसे कि एक फिनोमिना होती है जिसको बोलते हैं एनिहिलेशन, शायद आप में से कुछ लोगों ने उसका नाम सुना। एनिहिलेशन एक फिनोमिना है जिसमें जब दो एंटी पार्टिकल एक साथ एक जगह पे पहुंचते हैं तो उन पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां से इमिट होता है, ठीक है? यस सर। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल गया तो उसको तो हम फोटोग्राफिक फिल्म से देख सकते हैं, है ना, कि हाँ निकला भाई, यस सर। ठीक है? तो ये जो एंटी न्यूट्रिनो है इसका एंटी पार्टिकल होता है न्यूट्रिनो, है ना? और ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जब एक साथ एक फिनोमिना में ऑब्जर्व करे गए तो इनके एनिहिलेशन के इन्फ्लुएंस में वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होता हुआ दिखा और वहां से साइंटिस्ट लोग ये कॉन्सेप्ट बनाए कि हाँ भाई कुछ ना कुछ इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी वहां पे निकल रहा है, ठीक है? और जब एक और पार्टिकल निकल गया तो मान लो कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया तो इन दोनों का जो मोमेंटम का सम है अगर इधर मिल रहा है तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डॉटर न्यूक्लियस रिक्वाइल कर गया और उसका आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन फुलफिल होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है ना भाई? Yes, sir. ठीक है। एक छोटी सी जानकारी और, ये पार्टिकल जो है वो ऐसा पार्टिकल है, ये किसी तरीके से इंटरेक्ट ही नहीं करता, ना ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के द्वारा इंटरेक्ट करता है, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन शो करता है, और न ही ये किसी तरीके की किसी फोटोग्राफिक फिल्म पे अपना इंप्रेशन देता है ना? और ऐसा कोटेड है कई सारी बुक्स में कि अगर आप इस पार्टिकल के रास्ते में
500 किलोमीटर मोटी लोहे की चादर भी अगर रख दे तो ये पार्टिकल उसको छेद के निकल जाएगा। ठीक है, और आप नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हाँ भाई कोई पार्टिकल निकला था, वो ऑब्जर्व हुआ उसके द्वारा। ठीक है, इतना न्यूट्रलिटी ये शो करता है ये पार्टिकल, और इसी वजह से इसका जो है अपीयरेंस नहीं पाया गया बहुत दिनों तक कि ऐसा कोई पार्टिकल निकला, जब तक कि एनिहिलेशन का फिनोमिना नहीं ऑब्जर्व करी गई। ठीक है ना, इतना पर्याप्त है इस पार्टिकल के बारे में। Yes, sir. चलो, अब इस फिनोमिना के लिए क्यू वैल्यू कितनी है, तो अगर इसकी क्यू वैल्यू अगर हमको लिखनी है तो इस पार्टिकल को बताया ही है कि ये मासलेस है ना। रेस्ट मास ऑफ द एंटी न्यूट्रिनो इज 0। तो मास डिफेक्ट अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, न्यूक्लियर मास ऑफ एक्स माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका क्यू वैल्यू हो जाएगी, Yes. मास डिफेक्ट हो जाएगा। बोलो बस। यस सर। अब आइए जरा एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग लिख लें। कैपिटल एम से लिखा है, न्यूक्लियर मास है वो, है ना। अब एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग इसी को अगर मान लो कि लिखते हो तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस इसमें कितने थे, जेड प्रोटॉन जेड इलेक्ट्रॉन था, तो जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गया, ये एटॉमिक मास से न्यूक्लियर मास कन्वर्ट हो गया, माइनस इधर से आपको क्या मिला भाई, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वाई माइनस इसके Z+1 इलेक्ट्रॉन है भाई, ये घट गया, तो ये आपको न्यूक्लियर मास वाई का मिल गया माइनस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास डिफेक्ट लिखा जाएगा एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग। Yes, sir. अब देखो इधर से जेड घटा, इधर से एक और घटा, Z-1 घटा, और इधर से Z+1 ऐड हुआ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो क्या मिल गया, एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस एटॉमिक मास ऑफ वाई, ये सीधा सीधा आपको मास डिफेक्ट हो गया। इसमें न्यूक्लियर मास के रूप में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग सीधे सीधे दोनों के एटॉमिक मास का जो डिफरेंस होगा वही हमारा मास डिफेक्ट हो जाएगा। तो क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी इस फिनोमिना के लिए, मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। This will be the Q value for this phenomenon. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया बीटा निगेटिव डिके। अब आइए बीटा पॉजिटिव डिके की बात करते हैं। बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा पॉजिटिव डिके कब होता है? अच्छा, एक चीज ये तो जानते होंगे शायद आप लोग कि जो न्यूट्रॉन है उसका अपना हाफ लाइफ होता है ना। न्यूट्रॉन Yes, ऐसे sir. एनवायरनमेंट में आपके प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन जो है वो टूटते रहते हैं ना, Yes, sir. वो अनस्टेबल है। लेकिन प्रोटॉन अनस्टेबल नहीं है, उसका हाफ लाइफ बहुत बड़ा है, 10⁻29 ईयर्स का, तो बहुत बड़ा। तो प्रोटॉन ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो बीटा पॉजिटिव डिके कब होगा? जब किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस में प्रोटॉन के संख्या के ज्यादा होने के कारण वो अनस्टेबल होगा। व्हेन ए न्यूक्लियस is unstable due to larger number of protons
then there will be बीटा पॉजिटिव decay। ठीक है ना। प्रोटॉन के संख्या के ज्यादा होने के कारण अनस्टेबिलिटी आई, तो वहां पे बीटा पॉजिटिव डीके होगा। ठीक है। Yes, sir. उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर का एक प्रोटॉन टूटेगा, एक न्यूट्रॉन बनेगा, एक पॉजिट्रॉन बनेगा। ये पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर एक दूसरे से टकराए तो इनका एग्जिस्टेंस खत्म होगा और वहां से फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी। ठीक है ना, जिसको Yes. एनिहिलेशन एनिहिलेशन बोला ना। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन टकराएंगे तो वहां पे फिर से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होता है और न्यूट्रिनो निकलेगा, है ना। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, ये न्यूट्रिनो। ठीक है ना। ये एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो का, न्यूट्रिनो। अब देखो क्या हुआ भाई, ये तो न्यूक्लियस में रह गया और ये दोनों न्यूक्लियस से बाहर गए, तो क्या होगा, प्रोटॉन की एक संख्या कम हो गई, एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया। तो एक्स जेड ए, अगर यहाँ पे बीटा पॉजिटिव डिके हो रहा है तो Z-1 YA बनेगा, मास नंबर में कोई कमी नहीं, एटॉमिक नंबर एक कम हो गया। ठीक है, एक पॉजिट्रॉन निकला और एक एंटी न्यूट्रिनो निकला। ठीक है भाई। बोलो, ठीक है। जी Yes, sir. इसके लिए मास डिफेक्ट लिखना होगा तो डेल्टा एम, जो मास डिफेक्ट यहाँ पे होगा, न्यूक्लियर मास ऑफ एक्स माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। पॉजिट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास भी है, चार्ज भी है, बट केवल अंतर क्या है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और सारी प्रॉपर्टी एज इट इज। तो एंटी पार्टिकल आप ऐसे ही पार्टिकल को कहते हो जिनके सारी प्रॉपर्टी सेम हो, केवल एक अलग हो, है ना। Yes, sir. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन के लिए हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्यू वैल्यू हो गई, मास डिफेक्ट हो गया। जी अब इसको एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग लिख लो, तो डेल्टा एम एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग टू एम एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, माइनस एम वाई माइनस Z-1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मिला भाई, एम एक्स माइनस एम वाई, इधर से जेड घटा था, इधर से Z-1 ऐड हुआ और एक एम और घटा, तो -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास डिफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो ये मास डिफेक्ट होगा यहाँ पे। क्लियर Yes. है। जी सर। क्यू वैल्यू केवल इसी में दो इलेक्ट्रॉन का मास एक्स्ट्रा घटाना पड़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। बीटा नेगेटिव में भी और अगला जो फिनोमेना बताएंगे उसमें भी कोई एक्स्ट्रा घटाने की जरूरत नहीं।
क्यू वैल्यू हो जाती है mx माइनस my माइनस ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सब एएमयू में लिखना है ना। अक्सर करके सुविधा ये रहती है कि इधर में आप करो क्या कि mx माइनस my, ये तो एएमयू में आपको दिया रहेगा, उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन का मास का मतलब क्या हो गया, 0.51 है तो 1.02, है ना, इसमें से घटा दो, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इक्विवेलेंट 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया है ना। यस सर, बताया था। यस सर। तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 1.02। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन कर लीजिए, उसमें से 1.02 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे घटा के फिर मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान देगा। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको क्यू वैल्यू मिल जाएगी इस पर्टिकुलर फिनोमिना के लिए, जिसको आप बीटा पॉजिटिव डीके कह रहे हैं। अब अगर मान लो कि किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या के ज्यादा होने के कारण वो अनस्टेबल है, लेकिन न्यूक्लियस की जो साइज है वो बड़ी है, ठीक है ना। न्यूक्लियस की साइज जो है वो बड़ी है, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पे, जो उस एटम के इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है उस पे जो लगने वाला फोर्स है वो बड़ा है। तो ऐसे केस में वो जो न्यूक्लियस होता है जो साइज में बड़ा होता है, वो बीटा पॉजिटिव डिके करने की जगह पे ये वाली फिनोमिना को फॉलो करता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। वो क्या करेगा कि इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है ना। जो इस एटम का इनर सेल का इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वो ऑफर कर रहा है। और जो न्यूक्लियस का प्रोटॉन है उस इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके न्यूट्रॉन बनाएगा और न्यूट्रिनो बनाएगा। ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा, ये न्यूट्रिनो न्यूक्लियस के बाहर जाएगा। बात समझ में आ रही है कहाँ पे होगा। यस सर। ऐसे न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होने के कारण वो अनस्टेबल हुआ, लेकिन बड़ा एटॉमिक नंबर का है, साइज में बड़ा है, वो बीटा पॉजिटिव डिके करने की जगह पे वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के द्वारा स्टेबल होने का प्रयास करता है। क्लियर है। यस सर। यस तो नोट कर लेना, नहीं तो भूल भी जाएगा। हेलो, सर, करा दीजिए। अब मैं बोल तो दिया। whenever the nucleus is unstable, due to larger number of proton, and the size of nucleus is large, then it prefers to go through electron capture in place of beta positive decay. In place of beta positive decay. और अभी देखना कि क्यों प्रिफर करता है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा इवॉल्व होगी, है ना।
Yes, sir. अब एक इसकी और भी पहचान है। अब जहां कहीं भी इनर सेल में वैकेंसी होगी, ये हमारा न्यूक्लियस है भाई ना, जेड प्रोटॉन थे, इसमें ये इलेक्ट्रॉन था, और ये न्यूक्लियस ने क्या किया कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लिया। तो अब यहाँ तो वैकेंसी हो गई ना भाई। Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे जो हायर एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन है, उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जंप करेगा, करेगा। और जब वो जंप करेगा तो यहाँ से एक्सरे भी निकलेगी। जी सर। Yes. तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा वहां एक्सरे जरूर निकलेगी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ है, उसको पहचानने का ये भी तरीका है कि एक्सरे वहां से निकलती है, ठीक है ना। हाँ जी सर। इक्वेशन लिख दो भाई। जेड एक्स ए, मान लो कि हमारा ये पेरेंट न्यूक्लियस था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लिया, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिल गया, न्यूट्रॉन बन गया, तो एटॉमिक नंबर एक कम हो गया, है ना। Yes, जेड sir. -1 वाई ए हो गया। मास नंबर में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि एक प्रोटॉन गया, एक न्यूट्रॉन आ गया, तो मास नंबर तो नहीं बदला, एटॉमिक नंबर एक कम हो गया। जी सर। न्यूट्रिनो निकला और एक्सरे निकली यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ये इसका न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ उसका। ठीक है भाई। डेल्टा एम लिखो, मास डिफेक्ट, तो एक्स का न्यूक्लियर मास प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वाई का न्यूक्लियर मास, ये हमारा मास डिफेक्ट हो गया। एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग लिखे तो एम एक्स माइनस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वाई माइनस Z-1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि ये भी हो गया एम एक्स माइनस एम वाई, इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो एटॉमिक मास के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो पेरेंट का और डॉटर का एटॉमिक मास का जो डिफरेंस होगा वही मास डिफेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है क्या। Yes, sir. तो क्यू वैल्यू क्या आ गई, पिछले वाले से ज्यादा आ गई ना, एम एक्स माइनस एम वाई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से घट रहा था 1.0102। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन बीटा पॉजिटिव डीके में, या उसी को पॉजिट्रॉन इमिशन भी कहते हैं, बीटा पॉजिटिव डीके को पॉजिट्रॉन इमिशन भी कहते हैं, है ना। तो उसमें आपको क्या मिल रहा था, माइनस का 1.02 आ रहा था, और इलेक्ट्रॉन के मास के करस्पॉन्डिंग, और इसमें केवल इतना है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा इवॉल्व हो रही है, यानी कि इसमें आपका ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी करेगा, प्रिफरेबल तरीका है। बट न्यूक्लियस पे चार्ज इतना होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच सके ना, तो जब ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला न्यूक्लियस होगा तो ही ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर को जाएगा। क्लियर है बात। Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो हो गई आपकी न्यूक्लियर फिनोमिना, जिसको आप रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, उसमें अल्फा बीटा डीके के बारे में इंफॉर्मेशन। अब आइए गामा रेडिएशन की बात करते हैं। गामा डीके, ये बीटा डीके पूरा क्लियर है। हाँ? Yes, sir.
कोई भी जो न्यूक्लियर फिनोमेना होती है उसमें जो हमारा न्यूक्लियस बनता है वो आपको बताया ही था हमने कि न्यूक्लियस के अंदर में भी अलग अलग एनर्जी स्टेट होते हैं, है ना। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन का अलग अलग एनर्जी स्टेट है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर में भी एनर्जी स्टेट है। और वो एनर्जी स्टेट का जो डिफरेंस है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, बड़ा है। जबकि एटम में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है ना। तो जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है वो मोस्टली एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट का जो डॉटर न्यूक्लियस है वो अपने ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और चूंकि वो रेडिएशन का एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी लेवल का डिफरेंस बड़ा है तो एनर्जी ज्यादा है, तो ये शॉर्टर वेवलेंथ की जो है वो रेडिएशन वहां पे इमिट होती है, जिनको आप गामा रे कहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर का जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इस वजह से जो यहाँ से रेडिएशन इमिट होता है वो भी काफी एनर्जेटिक होता है, शॉर्टर वेवलेंथ का होता है, जिसको आप गामा रेडिएशन कहते हैं। इन्हें न्यूक्लियर फिनोमिना generally nucleus are formed in excited state. When these nucleus jumps to their ground state, the difference of energy is emitted in form of electromagnetic radiation. They are known as gamma ray. ठीक है ना। हाई पेनिट्रेटिंग पावर होगी क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ छोटा है। क्लियर है बात भाई, ये पूरा। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए, नोट हाँ। करना था। हाँ, नोट कर लो। अब कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो अल्फा बीटा डिके को अगर जाने वाला है तो वो हमारा जो न्यूक्लियस है वो कब डिसइंटीग्रेट करेगा, कब टूटेगा, उसको डिफाइन करने का कोई आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं है ना। ठीक है भाई। कोई भी ऐसा न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल है, आज मान लो कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियस प्रिपेयर हुआ, तो वो कब डिसइंटीग्रेट करेगा उसको प्रिडिक्ट करने का कोई ऑब्जर्वेशन अभी तक नहीं है कि कब वो पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो होगा वो डिसइंटीग्रेट करेगा। ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है कि उसका प्रिडिक्शन किया जा सके कि स्पेसिफिक कोई न्यूक्लियस है तो वो डिसइंटीग्रेट कब करेगा। क्लियर है बात मेरी। यस सर। यस। अभी प्रिपेयर हुआ इंस्टेंटली वो डिसइंटीग्रेट कर सकता है, या वो सैकड़ों साल तक एज इट इज उसी फॉर्म में बना रह सकता है। इंडिविजुअल न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो
किसी भी पर्टिकुलर सैंपल का जो कि रेडियो एक्टिव है, यानी कि जो अल्फा बीटा रेडिएशन को इमिट करने वाला है, उसको एनालाइज करने का जो हमारे पास अवेलेबल तरीका है वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और आपको मालूम है कि कोई भी जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो तभी जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है जब सैंपल साइज बहुत बड़ा, ठीक है ना। अगर सैंपल साइज अगर आपका बहुत छोटा है तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जो रिजल्ट है वो अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा, ठीक है ना। सर। यस सर। जी सर। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इलेक्शन टाइम में आप देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट जो सर्वेयर्स है उनके जो है सर्वे डाटा आते हैं ना, ये पार्टी लीड करेगी, ये पार्टी की इतनी सीट आएगी, ये पार्टी की इतनी सीट आएगी, ठीक है, यस सर। करते हैं ना। यस। अब हाँ अब मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर बूथ पे वो पर्टिकुलर पर्सन गया और उसने एक इंसान से जो है वो बातचीत करी और उससे पूछा कि जो है आपने किस पार्टी को वोट दिया, एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसने पूछा किसी इंसान से कि आपने किसको वोट दिया। वो किसी पार्टी विशेष का सपोर्टर है तो वो अपनी पार्टी का ही नाम लेगा, है ना, कि हमने इसको वोट करा है भाई। अब अगर उसी को वो पर्टिकुलर एक डाटा मान ले कि इस पर्टिकुलर हमारे बूथ से लोगों का जो है सारे के सारे लोगों का वोट इस पार्टी को गया है, और उसके आधार पे वो अगर प्रिडिक्शन करे तो उसका प्रिडिक्शन तो निश्चित रूप से फेल होगा, यस सर। ठीक है ना। उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रिडिक्शन फेल होगा। लेकिन मान लो कि एक पर्टिकुलर बूथ पे वो गया, उसने कई डिफरेंट एज ग्रुप के, डिफरेंट अपीयरेंस के, डिफरेंट कास्ट के लोगों से उसने जो है सैंपल कलेक्ट किया, है ना, उनका ऑब्जर्वेशन लिया कि किसको वोट करा है, और उसके आधार पे अगर वो प्रिडिक्ट करता है तो उसका प्रिडिक्शन जो होगा वो ज्यादा नियरर टू द रिजल्ट आएगा, ठीक है। यस सर। इस सैंपल में उसके वैरायटी होनी चाहिए, सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, है ना, तब जाकर के वो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस जो है आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट देती है। तो जो हमारा रेडियो एक्टिविटी का जो डिस्कशन है वो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। तो ये किसी एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, या 2 4 10 न्यूक्लियस हैं तो उसके लिए भी आप इसको अप्लाई करोगे तो ये अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, जब तक कि जो सैंपल साइज है वो बहुत बड़ी ना हो। तब तक जो है हम अगर इस पर्टिकुलर जो डिस्कशन आगे हम लोग करने जा रहे हैं उसको अगर हम उसके लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा ऑब्जर्वेशन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा, ठीक, क्लियर है बात। जी सर। हाँ। क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि कौन न्यूक्लियस कब टूटने वाला है, ये चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास को। तो सैंपल साइज हमारा बड़ा होना चाहिए। अब मान लो कि हमने एक पर्टिकुलर सैंपल लिया जो कि रेडियो एक्टिव है, उसमें कई सारे एक्टिव न्यूक्लियस है, तो उनमें से न्यूक्लियस कितने टूटेंगे उसकी अगर हमको प्रोबेबिलिटी की बात करनी है तो हमारे पास बड़ा क्लियर ये इंफॉर्मेशन बनेगा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस होंगे उनके टूटने की संभावना भी उतनी ज्यादा होगी, यस सर। ठीक है ना। यानी कि जो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस के प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी चीज कि
अगर हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, हमने मान लीजिए कि एक सैंपल का ऑब्जर्वेशन 1 घंटे के लिए किया और फिर उसी सैंपल का जो है वो 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन का, तो 2 घंटे वाले में हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा? निश्चित रूप से ये बनेगा कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस टूटे होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी। यस सर। रैंडम टूट रहा है तो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो मान लो कि हमारे एक सैंपल में लेट नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस इन ए सैंपल इज n, है ना? एक्टिव न्यूक्लियस की जो संख्या है वो n की है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस विच विल डिसइंटीग्रेट इन इंटरवल ऑफ टाइम dt, number of nucleus which will disintegrate in time dt, ये dn अगर हम लिख रहे हैं तो this dn will be proportional to n as well as dt, दोनों के प्रोपोर्शनल होगा ना भाई? यस। जो नंबर टूटे हैं तो dn की अगर इक्वलिटी के रूप में लिखा जाए तो माइनस ऑफ लेमडा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गई इनटू एन dt। निगेटिव क्यों लगाया भाई? क्योंकि संख्या घट रही है इसलिए नेगेटिव लगाया। dn इज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एक्टिव न्यूक्लियस की संख्या कम होगी अगर डिसइंटीग्रेट करेंगे तो। इस लेमडा को हम लोग बोलते हैं डीके कांस्टेंट, है ना? इसको क्या बोला गया? डीके कांस्टेंट। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि dn dt का निगेटिव वैल्यू, है ना, इज नोन एज एक्टिविटी ऑफ दैट सैंपल। सैंपल की एक्टिविटी के रूप में हम उसको डिफाइन करते हैं, यानी कि ए को डिफाइन किया गया कैसे? माइनस ऑफ dn dt से, है ना? वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसको एक यूनिट स्पेसिफाई करी गई हेनरी बैक्वेरल के नाम में ही BQ बैक्वेरल, 1 बैक्वेरल के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड दैट इज नोन एज 1 बैक्वेरल। ये एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन की एक यूनिट हो गई बैक्वेरल, लेकिन ये यूनिट बहुत छोटी है किसी सैंपल के लिए। तो जो रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना का डिस्कशन है इसमें मैडम क्यूरी का जो है वो बड़ा रोल है ना? आपको मालूम भी होगा कि मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी के लिए जो है वो नोबेल प्राइज मिला है। तो जो दूसरी यूनिट जो फ्रिक्वेंटली यूज में है इन प्लेस ऑफ बैक्वेरल, बैक्वेरल तो हो गया हेनरी बैक्वेरल के नाम पे, है ना? ये BQ जो लिखा है वो बैक्वेरल के लिए लिखा है। ये एक यूनिट हो गई 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को। तो क्यूरी जो है वो दूसरी यूनिट है जो फ्रिक्वेंटली यूज में है। 1 क्यूरी जो है CI से लिखते हैं, ये इक्वल होता है 37 गीगा बैक्यूरल। गीगा मतलब 10 टू द पावर 9, है यस ना? सर। 1 क्यूरी जो हो गया वो 37 इंटू 10 टू द पावर 9 बैक्यूरल हो गया, यानी कि 37 इंटू 10 टू द पावर 9 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को 1 क्यूरी का नाम देते हैं।
और ये यूनिट जो है वो एक्टिविटी की जनरली यूज में रहती है, प्रचलन में। ठीक है भाई। क्लियर है बात। अब आ जाते हैं इधर में। इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं dn/n दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा इंटू टी dt। इंटीग्रेट कर देते हैं। मान लीजिए कि इनिशियल जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस है इनको n नॉट कह दिया, t इक्वल्स टू 0 पे जो एक्टिव न्यूक्लियस है वो n नॉट है, और एट टाइम t जो एक्टिव न्यूक्लियस है उसको n हमने बोला ही था। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या बना, इधर में इंटीग्रेट किया तो ln n अपॉन n नॉट दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा टी लिखा जा सकता है। यस सर। यानी कि n अपॉन n नॉट ये हमारा हो गया e टू द पावर माइनस का लैम्डा टी। यानी कि कितने एक्टिव न्यूक्लियस आफ्टर टाइम t होंगे वो हो जाएगा n नॉट e टू द पावर माइनस का लैम्डा टी। t इक्वल्स टू 0 पे एक्टिव न्यूक्लियस n नॉट के हो तो आफ्टर टाइम t ऐसे सैंपल का जिसका डिके कांस्टेंट लैम्डा का है एक्टिव न्यूक्लियस जो होंगे दे विल बी गिवन बाय n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी से, है ना भाई। यस सर। और एक्टिविटी अगर लिखनी है तो आपको मालूम है कि माइनस ऑफ डी एन डी टी से डिफाइंड है एक्टिविटी, और इसको डिफरेंशिएट मार दीजिए तो आपको क्या मिलता है कि ये लिखा जाएगा लैम्डा इंटू एन नॉट ई टू द पावर माइनस का लैम्डा टी, यानी कि ए लैम्डा इंटू एन एक्टिविटी हो गई, है ना। एक्टिव न्यूक्लियस की संख्या मल्टीप्लाइड बाय डीके कांस्टेंट, ये एक्टिविटी हो गई। ठीक है भाई। यस सर। यानी कि एक्टिविटी को अगर हमको इनिशियल एक्टिविटी से कोरिलेट करके लिखना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला हो गया है ए दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस का लैम्डा टी, वेयर ए नॉट इज द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। ठीक है, ये हमारा इनिशियल एक्टिविटी का जो है वो रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल का एक्टिविटी जिस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद इनिशियल एक्टिविटी की आधी हो जाए उसको हम उसका हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ, time duration after which activity of a sample reduces to half of its initial value is known as half life of that sample। तो एक्टिविटी इनिशियल एक्टिविटी की आधी जब हो जाएगी उस टाइम को क्या नाम दिया गया, हाफ लाइफ बोला गया, है ना। तो इधर में देखो तो ए नॉट बाई 2 कर दिया एक्टिविटी, ए नॉट ई टू द पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी हाफ। मान लो कि हाफ लाइफ को टी हाफ से दिखा रहे हैं तो लिख सकते हैं ना। यस। तो इधर से हमको क्या मिल गया कि ई टू द पावर लैम्डा टी हाफ ये हो जाएगा 2 के बराबर,
यानी कि लैम्डा टी हाफ दैट इज इक्वल्स टू ln2 हो जाएगा। यानी कि हाफ लाइफ पीरियड को लिखने का हमारे पास तरीका हो गया ln2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो किसी रेडियो एक्टिव सैंपल का डिके कांस्टेंट और उसके हाफ लाइफ के बीच का ये रिलेशन हो गया। और ln2 की वैल्यू तो आपको मालूम ही है 0.693 होता है। तो 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक है। इस हाफ लाइफ को हम नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस से भी जो है वो डिफाइन करते हैं। तो कल हम इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करके कुछ प्रॉब्लम करेंगे। और इसके बाद हम लोगों का इधर में छोटा सा एक इंफॉर्मेशन और देना रह जाएगा। 1 मिनट आपके अटेंडेंस नहीं हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। यस सर। तो इसके बाद क्या होगा? अब तो सिलेबस कंप्लीट होने वाला है ना फिजिक्स का। जी जी जी, इसके बाद सेमीकंडक्टर अभी बाकी है बेटा। हाँ है ना? सर। वो तो सबसे मेन है। मेन टॉपिक अभी आपका न्यूक्लियस के बाद फिनिश हो जाएगा। बट सेमीकंडक्टर का टॉपिक जो है वो आपका है, वो 2-3 क्लास का टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। सर जो बुकलेट है सर उसमें सेमीकंडक्टर के बाद और भी चैप्टर दिया हुआ है सर, कम्युनिकेशन सिस्टम और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। कम्युनिकेशन दिया होगा तो कम्युनिकेशन भी एक लेक्चर लगेगा अधिक से अधिक। सर मतलब वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो सर वो बोर्ड में नहीं आता, सिर्फ जेई में ही आता है। कम्युनिकेशन एनसीईआरटी में होगा। सर दे रखे हैं एनसीईआरटी में। हाँ, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा एनसीईआरटी में, अब देखना होगा। वो केवल वो फिजिक्स नहीं है वो। केवल वो मेंस का टॉपिक है कम्युनिकेशन, है ना? यस सर। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में आपका मेनली सारी चीजें तो आपको ड्यूरिंग द डिस्कशन ही बताई जा चुकी हैं। केवल हो सकता है 11th में आपको बर्नियर और स्क्रू गेज नहीं बताया गया होगा, है ना? यह बताया गया है? तो नहीं बताया। बताया गया। नो सर। ठीक है। बर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज अगर नहीं बताया गया है तो वो मैं आपको करा दूंगा। और तो जो है सारी चीजें बताई गई होंगी। आपके ऑप्टिक्स वाले जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो तो सारे हमने करा ही रखे हैं। यस सर। और जो इलेक्ट्रिक करंट वाले एक्सपेरिमेंटेशन है वो भी करा रखे हैं। मेनली हमको जहाँ तक लगता है कि अधिक से अधिक आपका जो बचा होगा तो वही बर्नियर और स्क्रू गेज होगा, तो वो भी बता दूंगा। सर फिर आप 12th की भी रिवीजन कब से कराएंगे? अब आपके तो रिवीजन के बैचेस बन रहे हैं ना? आप लोगों को कम्युनिकेशन आया है कि नहीं? नहीं सर। है। तो देखो अभी कम्युनिकेट करेंगे लोग तो सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना तीनों सब्जेक्ट का, तो रिवीजन के बैचेस ये बनाने का प्रपोजल है। और उसमें 11th और 12th दोनों के रिवीजन हो, ठीक है? यस सर। तो वो किसका कौन सा बैच मिलता है वो उस पर डिपेंड करेगा कि कौन किसके पास तो किसका मिलता है। सारे बैचेज मर्ज करके बैच बनेगा। तो आप लीव कर सकते हैं। हाँ हाँ, लीव कर जाइए, हो गया। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।